अरुणाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक बड़ा परिवार रहता था, जिसमें सावित्री देवी की 10 बहुएं दिव्या, रिया, अनाया, गौरी, राखी, आरती, काव्या, तनीषा, चाहत और नताशा थी। उन सभी ने घर को बड़े अच्छे से संभाल रखा था। वो सभी काम एक साथ मिलकर करती। उन सभी के पति एक फैक्ट्री में काम करते थे। एक दिन 10 की 10 बहुएं आपस में बातें कर रही थी। तभी अचानक उन्होंने एक अखबार दुकान पर रखा देखा, जिस पर एक फोटो छपी हुई थी, जिसमें औरतें रिवर राफ्टिंग कर रही थी। फोटो को देख बहुएं आपस में बातें करने लगती हैं। अरे दिव्या दीदी, देखना अखबार में जो फोटो छपी है रिवर राफ्टिंग कर रही महिलाओं की, कितनी अच्छी लग रही है। हाँ रिया, लग तो अच्छी रही है, पर हमारी किस्मत में कहाँ ऐसा जो हम इस रिवर राफ्टिंग के बारे में सोच भी सके। पता है, मुझे तो बड़ा मन करता है रिवर राफ्टिंग करने का, लेकिन लगता है अब ये सपना ही रह जाएगा। सही कहा, क्योंकि हमारे गांव में तो इसके बारे में सोचना तो दूर, दीदी नाम भी लेना गुनाह है। पता है ना, मुखिया को पसंद नहीं गांव की औरतें कुछ करें। दीदी, सोचना और नाम लेना ही तो गुनाह है, देखना थोड़ी ना। देखो तो सही दीदी, क्या नजारा है वहाँ का। लाइफ जैकेट और हेलमेट पहने, तेज बहाव और वो ठंडी ठंडी पानी की लहरें। ओह, अब बस भी करो दीदी, ऐसा लग रहा है जैसे मैं तो उन्हीं ठंडी ठंडी लहरों में बैठकर खो गई उनमें। कितना भी सोच लो, लेकिन हमारी किस्मत में तो कभी लिखा ही नहीं है ठंडी ठंडी पानी की लहरें। हमारी किस्मत में तो बस रसोई की 4 दीवारों की गरम गरम हवाई खाने को लिखी है। हमारे गांव के लोगों की सोच पता है ना आपको। दीदी ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बस लोगों की सोच की बात है। हमारे गांव के लोगों की यही सोच है कि औरत तो कमजोर होती है, कुछ नहीं कर सकती सिवाय झाड़ू पोछे के। मर्द तो अपने पैर की जूती पर रखते हैं हम औरतों को, पर ऐसे थोड़ी होता है। हम लोगों को भी तो अपनी जिंदगी जीने का हक है। कब तक इन लोग के डर से 4 दीवारों में कैद होकर रहेंगे। ऊपर से ये सास सर पर नाचती रहती है, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत पहनो। दीदी, काश ऐसा हो सके कि हम लोग भी रिवर राफ्टिंग करने जा सके। बस बस तनीषा जी, अब बाहर भी आ जाइए अपनी रिवर राफ्टिंग की दुनिया से और वापस ससुराल की दुनिया में चलिए। गाय हमारा इंतजार कर रही है, उनके चारे का टाइम हो गया है। अरे लेकिन एक बार इसको पढ़कर तो देखो, इसमें लिखा क्या है। जब अखबार में खबर आई है तो जरूर कुछ न कुछ तो होगा इस खबर में। वैसे सही कह रही हो तुम नताशा, चाहत एक बार इस अखबार को पढ़ो तो देखिए तो सही आखिर क्यों अखबार में आई है रिवर राफ्टिंग करती हुई इन औरतों की फोटो। चाहत पढ़ना लिखना जानती थी, इसलिए फिर चाहत उस अखबार को पढ़ना शुरू कर देती है और सभी बहुएं चाहत की बात ध्यान से सुनती हैं। अरुणाचल प्रदेश की एक ट्रैवल एजेंसी है जो हर महीने औरतों को ऋषिकेश, उत्तराखंड जाने का मौका देती है और वहां हर महीने सरकार रिवर राफ्टिंग का आयोजन करती है, जिसमें औरतों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है और ये प्रतियोगिता जीतने पर औरतों को गोल्ड मेडल से भी सम्मानित किया जाता है। साथ ही 5 लाख का इनाम भी दिया जाएगा और इस बार ये लोग रुमझुम गांव में भी आएंगे। अरे वाह चाहत, ये तो कितनी अच्छी खबर आई है। हो सकता है ये खबर हमारी जिंदगी बदल दे। अगर हम सब एकजुट होकर गांव वालों का सामने करें और इस प्रतियोगिता में भाग ले तो ऐसा करके हम अपने को साबित कर सकते हैं कि औरत कोई पैर की जूती नहीं होती, वो भी कुछ कर दिखाने का हौसला रखती है। तुम्हारी बात ठीक है काव्या, लेकिन ये रिवर राफ्टिंग जितनी अच्छी होती है उतनी खतरनाक भी होती है। रिवर राफ्टिंग करते समय जान का भी खतरा होता है। रिवर राफ्टिंग करने के लिए सारी जानकारी भी जरूरी होती है। दीदी, जानकारी तो हम लोग नेट से भी ले सकते हैं ना। मेरे पास फोन है जो मेरे पापा ने मुझे बर्थडे पर दिया था, सारी जानकारी हमको नेट पर मिल जाएगी। पर दीदी, इसके लिए हम लोगों को एकजुट होकर रहना पड़ेगा। इसके लिए गांव वाले इतनी जल्दी आसानी से नहीं मानेंगे। हमें डट कर उनका सामना करना पड़ेगा अगर अपनी जिंदगी एक आजाद परिंदे की तरह जीनी है तो। बस फिर तो सारी बहुओं ने ठान लिया कि वो सभी अगले महीने होने वाली रिवर राफ्टिंग की प्रतियोगिता में भाग जरूर लेंगी। अब वो उन प्रतियोगिता वालों का इंतजार करने लगी। गांव में जैसे ही कोई आवाज आती या शोर मचता तो सारी बहुएं घर से बाहर आ जाती, ये सोचकर कि वो प्रतियोगिता वाले लोग वहां आए हैं। सभी बहुएं सारा दिन घर का झाड़ू पोछा चूल्हा चौका करती और थकी हारी जब बिस्तर पर पड़ती तो नींद में भी रिवर राफ्टिंग के सपने देखती। वाह वाह वाह, कितना मजा आ रहा है इन लहरों के साथ चलने में। डब्बू के पापा, जरा मेरा चप्पू पकड़िए तो। ये कहकर वो अपनी चोटी अपने पति के हाथ में दे देती है। दिव्या, ए दिव्या, क्या कर रही है? दिव्या बौखलाते हुए नींद से जागती है। कुछ नहीं, आप सो जाइए। ऐसे ही सभी बहुएं रिवर राफ्टिंग के सपने देखती और दिन के समय जब सब सो जाते तो वो अपने अपने घरों से निकलकर गांव की नदी में जाकर लकड़ी की नाव बनाकर उसे चलाने की कोशिश करती। साथ ही खाली समय में
फोन पर भी रिवर राफ्टिंग के वीडियोस देखती। ना जाने इस मुए फोन में ऐसा क्या है जो तुम दसों की दसों मुंडी गड़ाकर इसमें घुसी रहती हो। वो माँ जी, वो हम नई रेसिपी देख रही थी कि आपको कल क्या बनाकर खिलाएं। जैसे तैसे वो बात छुपा लेती। धीरे धीरे पूरा महीना बीत गया और एक रोज गांव में अनाउंसमेंट हुई। सुनो सुनो सुनो, जो भी रिवर राफ्टिंग प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है वो अपना नाम आकर लिखवा दे। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका हम सबको कब से इंतजार था। अब तो बस इस प्रतियोगिता में हिस्सा ही लेना है। वो सभी बहुएं उस ओर जाने लगती हैं, लेकिन तभी वो देखती है कि गांव वाले उन लोगों को वापस भगा रहे हैं। अरे राजू भाई, ये लोग हर महीने आ जाते हैं। जब पता है इन लोगों को कि हमारे गांव की औरतें नहीं लेती इस प्रतियोगिता में हिस्सा, फिर भी लोग बेशर्म होकर चले आते हैं शोर मचाते हुए। गांव के सभी आदमी मिलकर सरकार की तरफ से आए लोगों को गुस्से से डांट कर भगाने लगते हैं और ये सब दूर खड़ी सारी बहुएं देख रही होती हैं। अरे भाई साहब, अब हर महीने आकर इस स्कीम के बारे में माइक में तेज तेज शोर मचाने लगते हैं। एक सलाह देता हूँ, यहाँ आकर बेकार में अपना समय खराब ना किया करो। तुम लोग हर महीने आते हो और रिवर राफ्टिंग के बारे में माइक में बताकर वापस चले जाते हो। जब आप लोगों को पता है इस गांव से 10 साल से किसी औरत ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लिया, तो क्यों ही आकर समय खराब करना। हमारे गांव की सभी औरतें सिर्फ घर तक ही सीमित रहती हैं। तभी सरकार की तरफ से आए हुए लोग उसकी बात सुनकर वापस जाने लगते हैं। इतने में पीछे से आवाज आती है, जरा रुकिए भाई साहब, हम लोग अपना अपना नाम रिवर राफ्टिंग की प्रतियोगिता में लिखवाना चाहते हैं। और इतने में सारी बहुएं एकजुट होकर बोलती हैं, जिसे देखकर गांव के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि जो आज तक इतने सालों में नहीं हुआ वो अब कैसे हो सकता है। हाँ भैया, आप हम 10 बहुओं का नाम लिखिए इस गांव से। हम लोग रिवर राफ्टिंग की प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं। ये बात सुनकर गांव वाले दंग रह गए और रिवर राफ्टिंग प्रतियोगिता वाली टीम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो समझ गए कि आज वो दिन आ गया जो इस गांव का 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ेगा। आखिरकार इस गांव की औरतें जाग जो गईं। फिर राजू बोलता है, क्या क्या कहा तुमने? नाम लिखवाना है, वो भी रिवर राफ्टिंग में? कभी सपने में भी देखिए कैसी होती है रिवर राफ्टिंग। मुंह टूटकर साइड में जाकर गिरेगा, ये करेगी रिवर राफ्टिंग। चलो घर में जाकर खाना बनाओ। बढ़िया है। नहीं, हम कोई बात नहीं सुनेंगे आज आपकी। कब से हम इस प्रतियोगिता में भाग लेने के सपने देख रही हैं। वहाँ से कोई सी भी बहू नहीं जाती और फिर गांव के सभी लोग उनका मजाक बनाते हैं। कोई उन पर हंसता है तो कोई मना करता है उन्हें भाग लेने से, पर उन सभी ने अपनी हार नहीं मानी और एकजुट होकर एक दूसरे को हिम्मत बंधाकर गांव वालों का डटकर सामना किया और प्रतियोगिता में नाम लिखवा लिया। मैं देखती हूँ अब कैसे तुम लोग ये प्रतियोगिता जीतती हो। अरे घर में सिलबट्टे पर चटनी पीसने जितना आसान काम नहीं है ये। वो तो माँ जी वक्त ही बताएगा। अब वो 10 बहुएं पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगी। वो गांव की नदी में लकड़ी की नाव बनाती है और उसमें रिवर राफ्टिंग की प्रैक्टिस करने लगती है। वो कई बार गिरी, डगमगाई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। दीदी, ये राफ्टिंग करते करते तो मैं थकने लगी। हिम्मत रखो रिया, तुम कर सकती हो। तुम क्या, हम सभी कर सकते हैं। वो दिन के समय उस नदी में आकर प्रैक्टिस करती। कुछ दिन बाद प्रतियोगिता का दिन आ ही गया जिसका उन्हें इंतजार था और 10 की 10 बहुएं तैयारी के साथ ऋषिकेश पहुंच गई राफ्टिंग करने के लिए। वहां और भी कई स्टेट से, शहर से भाग लेने के लिए औरतें पहुंची हुई थी, जो कि कई मॉडर्न उपकरण और अनुभव के साथ आई थी। गाइडर ने उन सबको सारी बात समझा दी और गाइडर की सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, राफ्ट को हाथों में लेते हुए, सर पर हेलमेट पहने वो राफ्टिंग के लिए नदी में उतर गई। एक तरफ शहरी औरतों का ग्रुप और एक तरफ गांव की 10 बहुएं। दोनों टीमों में मुकाबला शुरू हो गया। दिव्या दीदी, मुझे तो अभी से डर सा लग रहा है। डरने की बात नहीं है, बस हौसला रखो और अपनी आजादी का आनंद लेते हुए खुली हवा का आनंद लो। हाँ, हमें किसी भी हाल में ये प्रतियोगिता जीतनी है। राफ्टिंग करते समय उन सभी को थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे किसी का राफ्ट किनारे में ठुका, तो किसी की आंखों में पानी की तेज लहरों का डर, तो किसी का राफ्ट का पैडल टूटा, तो कोई पानी में गिरकर फिर से उठ खड़ी हुई। वहीं शहरी टीम की औरतें उनका ये हाल देखकर मुस्कुरा रही थी। इन गवारों को एक बस की है ये प्रतियोगिता जीतना। शट अप, वी आर नॉट गवार। शाबाश चाँद, क्या धोबी पछाड़ जवाब दिया इन शहरी तितलियों को। आरती दीदी, तनीषा दीदी, आगे पत्थर है, जरा संभल कर, बोट संभालिए। इसी तरह उन सभी बहुओं ने अपनी बोट को गिरने नहीं दिया और उसे संभाल कर रखा। एक के बाद एक दूसरे सहभागी हारते गए। कोई पानी में गिर गया तो कोई ठीक से राफ्टिंग नहीं कर पाया और आखिरकार गांव की बहुओं ने ये रिवर राफ्टिंग की प्रतियोगिता में जीत हासिल की और सारी बहुओं की आंखों में
जीत की खुशी में पलके भर गई। गौरी दीदी, हमने कर दिखाया दीदी। अब हम लोग किसी के पैरों की जूती बनकर नहीं रहेंगे, अपनी आजादी मर्जी की जिंदगी जिएंगे और अपने बच्चों को भी खुलकर जीने का मौका देंगे। अब हमें कोई नहीं रोक सकेगा। सही कहा राखी, हमारा सपना भी पूरा हो गया और हमने गांव वालों का सर भी फक्र से ऊंचा कर दिया। और थोड़ी देर बाद अरुणाचल प्रदेश के गांव की 10 औरतों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। साथ ही उन्हें 5 लाख का इनाम भी मिला। टीवी पर जब उस छोटे से गांव की बहुओं की जीत की खबर आई तो उनके पतियों, सास और गांव के लोगों ने गर्व से जोरदार तालियां बजाई। फिर पूरा गांव उन 10 बहुओं को ढोल बाजे के साथ घर वापस लेकर आया। अपने गांव की उन बहुओं पर और औरतों पर गर्व करने लगे और कहने लगे, औरतें भी आदमी से कम नहीं, अगर वो चाहे तो उसे भी पीछे छोड़ सकती। उस दिन से उस गांव की सोच बदल गई। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर दिल में लगन हो और साथ ही सच्चे हो तो कोई भी बड़ी से बड़ी लहरें आसानी से पार की जा सकती हैं। रघु अपनी माँ कौशल्या के साथ एक छोटे से घर में रहता था और घर का खर्च चलाने के लिए जमींदार के खेतों में खेती का काम किया करता था। रघु के सभी दोस्तों की शादी हो चुकी थी। इसी वजह से रघु की माँ कौशल्या भी रघु की शादी के लिए बहुत चिंतित रहती थी। रघु, पंडित जी तेरे लिए एक बहुत ही अच्छी लड़की का रिश्ता लाए हैं। नाम है कमला। मुझे तो बड़ी पसंद आई। एक बार तू भी उसकी तस्वीर देख ले, फिर पंडित जी लड़की वालों से बात कर लेंगे। रघु बेटा, लड़की वालों के पास दहेज में देने के लिए कुछ भी नहीं है। बेचारे बहुत गरीब हैं, पर हाँ, इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि लड़की बहुत सुंदर है, सुशील है, बहुत ही गुणवती है। पंडित जी, लड़की अगर माँ को पसंद है तो मुझे भी पसंद है, और बाकी रही बात दहेज की तो हमें कुछ नहीं चाहिए। पर आप भी लड़की वालों से कुछ मत छुपाना। पंडित जी, आप भी उनको बोल देना कि मैं जमींदार साहब के खेतों में काम करता हूं और रोजाना का ही थोड़ा बहुत कमाता हूं। हाँ हाँ बेटा, मैंने उन्हें बोल दिया है। उन्हें इस बात से कोई ऐतराज नहीं है। मैं आज ही लड़की वालों से बात करके सारी खबर देता हूं। पंडित जी लड़की वालों से बात करते हैं और फिर रघु और कमला की शादी तय हो जाती है। बहन जी, अगर आपको ऐतराज ना हो तो हम बच्चों की शादी खेत में कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो हमारे खेत की जमीन ही अपनी है जहां पर हम शादी कर सकते हैं। हाँ हाँ भाई साहब, कोई बात नहीं, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा ही करो। अगर आपको इस काम में सहूलियत है तो हम बच्चों की शादी खेत में ही करेंगे। आप खेत में ही शादी का प्रबंध कर लो। बस अब हम भी जल्द ही बारात लाने की तैयारी करते हैं। मैं आप सबके लिए मिठाई लाती हूँ। कमला और रघु की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। सब लोग रघु की शादी में पहुंचते हैं, पर शादी की व्यवस्था खेत में देखकर बाराती बातें बनाने लगते हैं। ये लो, कर लो बात, खेत में कौन शादी करता है? शादी के लिए तो धर्मशाला, बड़े बड़े विवाह स्थल होते हैं, पर खेत में तो शादी पहली बार देखी है। क्या लड़की वाले इतने गरीब हैं? लगता तो ऐसा ही है। अरे रघु भी कौन सा अमीर है, जमींदार साहब के खेत में मामूली सा नौकरी तो है। अब उसे भी कौन सा पैसे वाले घर की लड़की मिलने वाली थी। ये तो उसकी किस्मत है जो उसकी शादी हो गई, वरना कुंवारा ही रहता। रघु ने बारातियों की बातों को सुन लिया, तो बारातियों का मुंह चुप करा दिया। मैं जानता हूं आप सभी बाराती मेरे साथ मेरी खुशी में शामिल होने के लिए आए हैं। आप सब ने मेरी शादी में आकर मेरा मान बढ़ाया है, पर आप सब में से कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरी शादी को लेकर कुछ ज्यादा ही चिंतित हैं। मैंने आप सब में से कुछ लोगों को बातें करते हुए सुना है, जिन्हें इस बात से परेशानी हो रही है कि शादी खेत में हो रही है तो वो अगली बस पकड़कर वापस गांव जा सकते हैं, पर जाते जाते खाना जरूर खाकर जाना। अरे अरे रघु बेटा, हमें कोई परेशानी नहीं है। अरे कमला बेटी के परिवार वालों ने शादी के बहुत अच्छे इंतजाम किए भाई। है ऐसा लग ही नहीं रहा कि शादी खेत में हो रही है कि नहीं? किसी और को परेशानी है तो वो यहाँ से जा सकता है भाई। तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो बेटा। हाँ, हम जो है हम सब तुम्हारे साथ है बेटा। हाँ। जिन्होंने थोड़ी देर पहले बात की थी उनका मुंह चुप हो गया और फिर रघु और कमला की खेत में शादी संपन्न हो गई। कमला, मेरे से शादी के बाद तुम खुश तो हो ना? मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें कभी भी किसी चीज की कोई कमी ना होने दूं। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आप पति के रूप में मिले। मैं जानती हूँ आप मुझे किसी चीज की कभी कोई कमी नहीं होने दोगे। ये तो मैंने शादी के फंक्शन में ही देख लिया था,
जब आपने बारातियों के सामने हमारा मान बढ़ाया था। रघु और कमला भी बात कर ही रहे थे कि तभी कौशल्या आ जाती है। कमला बहू, कल तुम्हें मायके जाना है पग फेरे की रस्म के लिए। तुम्हारे पिताजी कह रहे थे कि तुम्हारे चाचा का बेटा तुम्हें लेने के लिए आएगा, फिर उसके बाद शाम के समय रघु तुम्हें वापस ले आएगा। अगले दिन कमला अपने भाई के साथ पग फेरे की रस्म के लिए मायके आ जाती है। शाम को कमला की सहेली उषा उसे मिलने आती है और दोनों सहेलियां आपस में बातें करने लगती हैं। कमला को पता ही नहीं चलता कि जो बातें वो अपनी सहेली से कर रही है उसे दरवाजे के पास खड़ा रघु, जो उसे लेने आया था, सुन चुका है। तो रघु जीजा जी को कह देना ना कि तुझे पहाड़ों पर ले जाए। तेरा तो बहुत मन था कि शादी के बाद तू हनीमून के लिए पहाड़ों पर जाए। तो अपने दिल की बात कह देना, क्या पता वो तेरी बात मान ही ले। नहीं उषा, पहाड़ों पर जाने का बहुत खर्चा है। मैंने सुना है बहुत सारे पैसे चाहिए पहाड़ों पर घूमने के लिए। आने जाने का किराया, रहने के लिए होटल क्या, कमरे का खाना पीना बहुत महंगा है। और तू जानती है रघु जी के पास भी इतने पैसे नहीं है कि हम ऐसे महंगी जगह पर घूमने जा सके। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अपने मन की बात मन में ही रहने देती हूँ। चल कोई बात नहीं, तेरा ये सपना सपना ही रह गया। कमला का उतरा हुआ चेहरा रघु देख चुका था। तभी कमला की नजर रघु पर पड़ती है। उसे नहीं पता था कि रघु सब कुछ सुन चुका है और रघु भी कुछ ऐसा ही बर्ताव करता है। अरे आप कब आए? बस अभी आया। आप दोनों बातें करो, मैं चाची जी को बोलकर चाय लेकर आती हूँ। कुछ देर सबके साथ बैठकर रघु कमला के साथ घर लौट आता है, पर रघु के मन में वही बात घूम रही थी। रघु चाहता था कि वो कमला का सपना पूरा करे, उसे पहाड़ों पर हनीमून के लिए ले जाए। रघु जानता था कि वो जमींदार के खेतों में खेती करके इतनी जल्दी इतने सारे पैसे नहीं कमा सकता, इसलिए उसने एक बार रिस्क लेकर फिर से कुश्ती लड़ने के लिए एक प्रतियोगिता में भाग लिया। अरे रघु, तू फिर से कुश्ती प्रतियोगिता में भाग क्यों लेना चाहता है रे? जबकि तू जानता है कि कुश्ती लड़ने से तेरे पेट में दर्द होता है यार। मोहन, मुझे ढेर सारे पैसे चाहिए। मुझे तेरी भाभी का सपना पूरा करना है यार। उसे पहाड़ों पर हनीमून के लिए लेकर जाना है, इसलिए मैंने कुश्ती प्रतियोगिता में नाम लिखवाया है। बस कल मैं प्रतियोगिता जीत जाऊंगा और कमला का सपना पूरा करूंगा। अगले दिन रघु कुश्ती की प्रतियोगिता में भाग लेता है और प्रतियोगिता जीत जाता है। वो इनाम की धनराशि तो जीत जाता है, पर उसका पेट दर्द फिर से शुरू हो जाता है। रघु का दोस्त उसे अस्पताल लेकर जाता है। कमला और कौशल्या दोनों अस्पताल पहुंचते हैं। उन्हें भी सारी बात पता चल चुकी थी। आपने मेरा सपना पूरा करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। जाइए, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। कमला, मुझे जो समझ में आया मैंने वो किया, पर अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। देखो डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं। घबराने की कोई बात नहीं है। रघु बिल्कुल ठीक है, बस ध्यान रहे कि अब कुश्ती प्रतियोगिता नहीं करनी, समझ गए? जी डॉक्टर साहब, अब तो मैं कान पकड़ता हूं, कभी नहीं करूंगा। तूने तो हमें डरा दिया था रघु, आज के बाद ये सब बिल्कुल मत करना। हाँ, नहीं करूंगा। अच्छा, अब पहाड़ों पर हनीमून के लिए तैयारी कर लो। मैंने बस की टिकट बुक कर दी है। माँ, हम लोग 1 हफ्ते बाद पहाड़ों पर घूमने के लिए जा रहे हैं। हाँ, जरूर जाओ मेरे बच्चों, खूब घूम फिर कर आना, खूब मजे करना, दोनों सदा खुश रहो। कुछ देर बाद रघु अस्पताल से घर आ जाता है और 1 हफ्ते बाद रघु और कमला पहाड़ों पर हनीमून के लिए निकल जाते हैं। कमला बहुत खुश थी।